Procedure, Ordering and Ethics, MTP2. Okay, let's start Peter. This is your whole case study of Pluto Limited. Okay, we will read question number 1 first. In point 1 relating to employee benefit, which amount of the following assertions are discussed respectively in the same order as described in point 1? हमें सेम क्या बोलते क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है पॉइंट 1 में आइडेंटिफाई करना है इनको assertions को. ठीक है, ये हमें ऑप्शंस दे रखे हैं, हम खुद आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते. देखो पॉइंट 1 क्या है, फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस फॉलोइंग पॉइंट्स वर वेरीफाइड बाय द टीम. ठीक है, किसके लिए? एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के लिए. ठीक है, चलो सबसे पहले है the employee benefit expenses shown in the books were actually incurred. actually incurred हकीकत में हुए थे, हकीकत में occurred हुए थे. तो ये क्या हो जाता है? occurrence है ना. उसके बाद expenses in respect of all personnel were accounted for. सबके लिए होते, सारे, all completeness. The expenses recognized during the 20 to 23 relating to the year 20 to 23 यानी कट ऑफ आ गया. जब टाइम वगैरह की बात होती है, ईयर की बात होती है, तो कट ऑफ आते थे. यानी कि क्या है हमारा occurrence, completeness and cut off. occurrence, completeness and cut off. यानी 2, 4 and then 3. 2, 4 and 3. B part is your answer. ठीक है, देखो statement 1 expenses shown were actually incurred occurrence. Okay, expenses in respect of all personnel refers to the completeness, and expense recognized related to this year only is a cut off. Students often confuse cut off with occurrence or valuation. ऐसा नहीं करना है. cut off किसके लिए होता है? टाइम के लिए होता है. करेक्ट अकाउंटिंग पीरियड के लिए होता है. Always map each sentence of the question to the standard IC definition of the audit assertions given in 315. P&L assertion क्या है? P&L की क्या होती है आपको पता होना चाहिए. बैलेंस शीट की अलग होती है, P&L की अलग होती है. जो P&L का सामान होता है, P&L के एक्सपेंसेस और इनकम्स होते हैं, उनका अलग assertions होते हैं, और जो एसेट्स और लायबिलिटीज होते हैं उनके अलग होते हैं. P&L के कंप्लीटनेस, अकरेंस, क्लासिफिकेशन, कट ऑफ, एक्यूरेसी. ठीक है ना. नेक्स्ट, do you think the amount of dividend recognized as liability in year 2023 as given in point 2 appropriate? Okay, हम point 2 में कुछ dividend से related बात दी गई होगी, तो ये पूछ रहे हैं हमें कि जो भी उसने किया, जिस तरीके से उसने रिकॉग्नाइज किया उसका एज अ लायबिलिटी 20 to 23 में, क्या वो सही तरीके से किया उसने? चलो चेक करते हैं. Second point, it was noted that dividend to equity shareholders of the year 2023 was declared on 15/4/2023. Okay, 22-23 का एक सेकेंड 22-23 का वो था, डिविडेंड था, और उसने जो है अनाउंस किया इसको 15/4/2023 को कि भाई हम डिविडेंड बांटेंगे 2023 का. As the dividend related to year 2023, the same was recognized as liability in the same year. यानी वो कह रहे 22-23 में उसको लायबिलिटी के थ्रू दिखाएंगे, रूप में दिखाएंगे. क्या वो लायबिलिटी हो जाएगी? हाँ जी, नहीं होगी ना. लायबिलिटी थोड़ी ना दिखाते हैं हम तो P&L बनाते हैं. अगर आपको याद हो अकाउंट्स में हम P&L बनाते हैं, लिखा होता है डिविडेंड जो है इस तारीख को हुआ, तो हम क्या लायबिलिटी में डिविडेंड दिखाते हैं उस साल का? नहीं, हम क्या करते हैं लास्ट में डिस्क्लोजर दे देते हैं ना. लास्ट में डिस्क्लोजर नहीं दे देते कि भाई डिविडेंड इज डिक्लेयर्ड एज ऑफ दिस ईयर. ठीक है, तो इसलिए अमाउंट जब रिकॉग्नाइज नहीं होगा और उसको हम कैसे दिखाएंगे? डिस्क्लोज करेंगे. ऑप्शंस पढ़ो. यस, नहीं, नो, नो, नो. ओके, amount should be recognized equally between the two financial years. ऐसे थोड़ी ना होता है equally. No, the amount should not be recognized as a liability for the year 2023, but it need to be disclosed in the notes to accounts of that year. ना ये C part is the answer. लास्ट में क्या होता है? नॉट रिकॉग्नाइज एज लायबिलिटी फॉर द नो डिस्क्लोजर वाज नहीं भाई, डिस्क्लोजर तो चाहिए होगा ना कि भाई इस साल का हमने जो है क्या किया, डिक्लेयर किया. अगर नहीं किया होता तो अलग बात होती, डिक्लेयर. उसके बाद
देखो क्या है, नो द अमाउंट शुड नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज लायबिलिटी इन द ईयर 2023, बट उसको हम डिस्क्लोज करना जरूरी है. Under AS4 and AS10, companies in 2013 dividend declared after the balance sheet date but before approval of financial statement does not constitute an obligation at a balance sheet date. Therefore, it cannot be recognized as liability on 31st March 2023. However, AS4 Section 123 के according disclosure करना अनिवार्य है. Okay, now proposed dividend non-adjusting event होता है under AS4 and AS10 disclosures only होता है, right? Adjust नहीं करते, खाली क्या करते हैं, disclosure करते हैं. No declaration, no provision, only disclosure in notes. Now third, क्या बोला है उसने कि in relation to matter described in para 3 pertaining to debtors, which of the following assertions verified by the audit. Debtors का कुछ दे रखा होगा, हमें बोल रखा है कि हमें बताना है कि कौन सा assertion. ठीक है, चलो पढ़ते हैं पॉइंट 3. Debtors constitute one of the major components of the company's financials. As a part of audit procedures, verification was made whether the company had made allowance for those debtors which were doubtful. Verification किया गया है कि उन allowances का had made allowance for the debtor, those debtors, उन debtors के लिए जो क्या है doubtful है, उनके लिए allowance की बात हो रही है. In regard, list of debtors under litigation was also obtained and scrutinized. तो जिससे litigation थी जिन पे debtors पे, उनकी लिस्ट भी देखी गई. ठीक है, now you have to tell the assertion of this point. बताओ. हम बात कर रहे हैं डाउटफुल डेटर्स की. कि उन्हें हम क्या देंगे, अलाउंस. कि हमने उनको प्रोवाइड किया है विद द अलाउंस फॉर दोज डेटर्स जो डाउटफुल हैं. तो अगर हम बात करें अलाउंस की, यानी एक तरीके से कहेगी प्रोविजन की, प्रोविजन की बात करें ना कि प्रोविजन बनाया नहीं बनाया डाउटफुल डेटर्स का, तो ये किस में जाएगा, हमारे प्रोविजंस, वैल्यूएशन में, राइट एंड ऑब्लिगेशन में, एक्सिस्टेंस में, कंप्लीटनेस में. इसमें कहीं पे राइट्स एंड ऑब्लिगेशन तो बेटा आएगा नहीं. ठीक है, कि भाई वो हमारा है या नहीं है, एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, कंप्लीटनेस पूरा है कि नहीं, और वैल्यूएशन की वैल्यूएशन में हेल्प करे, वैल्यू से रिलेटेड. इसका आंसर है वैल्यूएशन. क्यों? क्योंकि डाउटफुल डेटर्स है. हम किस चीज की बात करें, इवैल्यूएट करने की बात करें कि एडुकेट अलाउंस जो है डाउटफुल डेट्स के लिए क्रिएट किया गया है या नहीं. Directly verifies whether trade receivables are stated at their appropriate net realizable value, कि वो सही से recognize किए हैं सही valuation पे या नहीं, and it is the valuation. Exertion specially valuation and allocation for the account balance and star market की confusion ना हो जाती है इसमें confusion. ठीक है, now next. अच्छा, एक और selecting existence because the debtors list was scrutinized. तो ऐसा नहीं करना. Scrutinizing doubtful allowance specially relates to recoverable valuation. Read point 4 and choose which assertion is not proved in this case. Not नहीं है, कौन सा नहीं है वो देखना है हमें. देखते हैं. एसेट एडिशन के बारे में हमें दे रखा है, एसेट्स के बारे में. ठीक है, amounted to 50 lakh. The payment in respect of these assets were through bank account of the company. Okay. Amounting to 50 lakh क्या बताता है हमें, वैल्यूएशन या मेजरमेंट कह लो. ठीक है, और क्या लिखा है, ऑन स्क्रूटिनी it was found that some of the invoices are not in the same company but in the name of one director.
क्या बोला है, क्या मिला है उसको, दैट द इनवॉइस वर नॉट इन द नेम ऑफ कंपनी बट इन द नेम ऑफ वन डायरेक्टर। कंपनी के नाम पे नहीं है, डायरेक्टर के नाम पे है। अब यहाँ पर नाम आ गई बात, तो क्या आएगा हमारी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। Payment was made by the company, but invoices are the name of director person. This is doubt किस चीज का, कि whether company holds the legal rights over these assets. इससे doubt आ जाता है, not proved in this case. क्योंकि क्यों, क्योंकि हमारे पास क्या नहीं है, सबूत नहीं है। क्योंकि जो इनवॉइसेस वो किसके नेम पर है, डायरेक्टर के नाम पर है। दिस raises doubt as whether the company holds the legal rights over these assets, कि एसेट सही में किसका हो, एसेट सही में कंपनी का ही है ना, कभी किसी और का हो। इवन तो एसेट जो है वो एग्जिस्ट करता है, पेमेंट रिकॉर्ड की गई है, फिर भी एक डाउट क्रिएट हो रहा है, एंड दैट डाउट इज दैट द assertion इज नॉट प्रूव्ड इन दिस केस। ठीक है, इसको भी स्टार मार्क कर। ओके, क्या आएगा इसका, राइट एंड ऑब्लिगेशन। वाई, क्योंकि यहाँ पर इनवॉइसेस जो है वो दूसरे के नाम पर है, कंपनी के नाम पे नहीं है। दैट रेजेस अ डाउट कि वेदर जो एसेट है वो कंपनी के है या नहीं। देन confusing right and obligation with existence, paying for the asset does not automatically grant legal ownership invoice in the another party's name। ठीक है, choose a correct statement from below pertaining to the matter described in point 5। First of all, we have to read the point 5 first for this MCQ। Okay, the company was maintaining few bank accounts, including one foreign currency account. Fine. There was included in previous year. Life file a paper converting foreign currency amount held in bank account to Indian rupee at closing exchange rate। मतलब जो कंपनी है वो मेंटेन करिए बहुत सारे मतलब कुछ बैंक अकाउंट, जिसके अंदर से एक है फॉरेन करेंसी अकाउंट। ठीक है, अब देयर वाज इंक्लूडेड इन द प्रीवियस ईयर फाइल अ पेपर कन्वर्टिंग फॉरेन करेंसी अमाउंट हेल्ड इन द बैंक अकाउंट टू इंडियन रुपीज। मतलब उसमें क्या है कि जो फॉरेन करेंसी मान लो डॉलर है, तो उससे कन्वर्जन हो रही है रुपीज में एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट, क्लोजिंग एक्सचेंज रेट पे। अब आपको जो है देखो ऑप्शन थोड़ा समझ से आई क्या होगा। क्या बोले, द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट सेट अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ AS1। AS1 के अकॉर्डिंग फॉरेन किसका है, एक्सचेंज रेट वाला कौन सा है, AS11। यस, 11 है ना, तो वन तो होएगा ही नहीं। सेकेंड, द कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू रीस्टेट सेट अमाउंट इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ AS11। ठीक है, बाय वेरीफाइंग इट द ऑडिटर हैड वेरीफाइड कंप्लीटनेस assumption। और अगर उसने AS11 देख लिया तो यानी वो कंप्लीटनेस देख रहा है, कंप्लीटनेस आता है AS11 में, अगर आप पैसों की बात कर रहे हो तो। नो, there was no responsibility of company to restate said amount, it was auditor's responsibility। Wow, no, the company was required to restate said amount in accordance with the requirement of AS11। तो yes, by verifying it आप जो है वेरीफाई करो वैल्यूएशन assertion। वेरी ट्रू, वैल्यूएशन ही तो देखते हैं पैसों में, वैसी कन्वर्जन हो तो डी। ठीक है, देखो फॉरेन करेंसी मॉनेटरी आइटम है, फॉरेन बैंक बैलेंसेस मस्ट बी ट्रांसलेटेड एट क्लोजिंग एक्सचेंज रेट एज पर AS11 या इंड AS20 पर। आपने अभी इंड AS नहीं पढ़े हैं तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन इसका इंड AS21 है। वेरीफाइंग प्रॉपर एक्सचेंज रेट ट्रांसलेशन ensures monetary assets are recorded at appropriate value in functional currency which tests valuation assertion। Okay, your first case study over, now second case study पे आते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ेंगे इसका, मतलब फर्स्ट इसका क्या है, एज रिगार्ड डाउट ऑफ मिस्टर राम डिस्क्राइब्ड इन लास्ट पैरा ऑफ द केस सिनेरियो। क्या मतलब, एज रिगार्ड डाउट मिस्टर राम ने राम को जो डिस्क्राइब किया उन्होंने लास्ट पैरा में केस सिनेरियो के, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी अकॉर्डिंग विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। ओके, लास्ट पैरा पढ़ लेते हैं। Mr. Ram, one of the team members, raised a doubt
उनको कुछ डाउट हुआ किस चीज़ का, इंक्वायर रिगार्डिंग recourse available to incoming auditor in case of management makes it clear before acceptance of engagement by auditor regarding its inability in providing support to him in respect of certain procedures expected to be performed during the course of audit. In this respect, specific question was raised relating to sending of the confirmation request to the material trade payables. Reflecting in financial statements of the company, trade payables pertain to material input and output, services acquired in a utilized company during the year, lack of support by the management in such case would in effect signify management's refusal to allow auditors to send confirmation requests at the outset before engagement is accepted by the auditor. मतलब ये क्या कह रहा है, जो मिस्टर राम वो एक टीम मेंबर है, ठीक है, टीम मेंबर किसके, जो हमारे वो हैं ऑडिट टीम में, उसके एक टीम मेंबर है, उन्होंने बोला कि हमें एक बार देख लेना चाहिए कि क्यों जो मैनेजमेंट है उसने पहले जो थे उनको मना किया, या क्यों मना कर रहे हैं, वो किस चीज़ के लिए मना कर रहे हैं, और क्यों हम सपोर्ट नहीं दे रहे, वो सपोर्ट नहीं दे रहे हैं कुछ प्रोसीजर्स पे जो एक्सपेक्ट करी जाती है कि मैनेजमेंट करेगी कोर्स ऑफ ऑडिट में। अब क्यों नहीं कर रहे हैं, देखो इन रिस्पेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन वाज रेज्ड, कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे रिलेटेड टू सेंडिंग ऑफ कंफर्मेशन रिक्वेस्ट कि हम जो है ऑडिट टीम पूछ रही है क्या हम एक्सेल कंफर्मेशन ले सकते हैं, रिक्वेस्ट करें हमें एक्सेल कंफर्मेशन चाहिए, हम ले लें क्या, पहले तो हमसे मैनेजमेंट से पूछना पड़ता है ना, तो वो पूछ रही है कि ले ले क्या, लेकिन क्या हुआ, वो उन्होंने मना कर दिया। ट्रेड पेबल्स पर्टेन टू मटेरियल इनपुट, और जो ट्रेड पेबल्स उनके अंदर तो इम्पोर्टेंट मटेरियल, कुछ इम्पोर्टेंट इनपुट एंड इनपुट सर्विसेज जो एक्वायर्ड है और यूटिलाइज कर रही है कंपनी ड्यूरिंग द ईयर, अब लैक ऑफ सपोर्ट बाय मैनेजमेंट सपोर्ट ही नहीं कर रहे, तो इन सच केस वुड इन फैक्ट सिग्निफाई से क्या मैनेजमेंट का रिफ्यूजल टू अलाउ ऑडिटर, यानी कि मैनेजमेंट मना कर रही है ऑडिटर को, अलाउ मतलब नहीं दे रही है, अलाउएशन नहीं दे रही है कि वो कंफर्मेशन सेंड कर सके बिफोर एंगेजमेंट इज एक्सेप्टेड बाय दी ऑर्डर, ऑर्डर के एक्सेप्ट करने से पहले ही मना कर रही है, हम तुम्हें नहीं पूछने देंगे, हम नहीं अलाउ कर रहे हैं तुम्हें। ठीक है, तो अब उसमें से हमें बताना है कि कि अब क्या करें, जो द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, अब वो मना कर दिया उसने पहले, तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें ऑडिटर नीड्स टू इंक्वायर अबाउट मैनेजमेंट रीजन, कि उसको देखना चाहिए क्यों मना कर रही है हमें मैनेजमेंट का, क्या रीजन है फॉर रिफ्यूजल एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स, और उसको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करने चाहिए रेलेवेंट और रिलायबल ऑडिट एविडेंस के लिए, या ऑडिटर नीड्स टू इवैल्यूएट इम्प्लीकेशन। देख लो, एक बात याद रखना कि इट इज बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, ठीक है, द ऑर्डर नीड्स टू इवैल्यूएट इम्प्लीकेशंस ऑफ मैनेजमेंट रिफ्यूजल, कि उसका क्या इम्प्लीकेशन होगा, क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे अगर मैनेजमेंट ने मना कर दिया ऑडिटर असेसमेंट के लिए द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट परफॉर्म अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स टू ऑब्टेन द रेलेवेंट एंड रिलायबल ऑडिट एविडेंस। थर्ड, ऑर्डर को तो मना ही कर देना चाहिए इस एंगेजमेंट के लिए, or the auditor needs to evaluate implications of the management's refusal or risk of fraud and perform alternative audit procedures to obtain relevant and reliable audit evidence. ठीक है, the auditor needs to evaluate implications, उसको evaluate करना चाहिए implications जो मैनेजमेंट का रिफ्यूजल होने पे जो रिस्क है ऑफ द फ्रॉड एंड परफॉर्म अल्टरनेटिव, और उसको अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स करने चाहिए। तो इनमें से बताओ चार में से क्या सही लगता है आपको, और मैं बार बार बोल रही हूँ बिफोर एक्सेप्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट है। ऑडिटर शुड नॉट एक्सेप्ट सच एंगेजमेंट, इसको ये एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए rather than doing the alternative and all and all. क्यों? क्योंकि अंडर एस 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, अगर जो मैनेजमेंट है वो लिमिटेशन लगा रही है आपके स्कोप ऑफ ऑडिटर्स वर्क में, आपको काम को बंद करके रख के सीमित कर रही है आपके काम को इन द टर्म्स ऑफ प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, सच दैट ऑडिटर बिलीव्स जो लिमिटेशन है वो रिजल्ट करेगा डिस्क्लेमिंग एन ओपिनियन, किसको डिस्क्लेम करना पड़े ओपिनियन को, वो अलाउ ही नहीं कर रही है, हमें करने ही नहीं दे रही हमारा काम, तो ऑडिटर को वो एक्सेप्ट करना ही नहीं चाहिए सच लिमिटेड एंगेजमेंट एज एन ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ और रेगुलेशन, कि वो नहीं करना, आपको इसमें सही में लॉ रेगुलेशन मना कर रहा हो कि भाई हम वो नहीं देंगे एक्सटर्नल, या कुछ ऐसा है कि जो लॉ या रेगुलेशन रिस्ट्रिक्ट कर रही है तो बात अलग होती है, लेकिन कंपनी मना कर रही है तो दाल में कुछ काला है, क्यों मना कर रही है, अगर सही होती तो वो मना करती नहीं करती। ठीक है, ऐसे समझो कि हमारी सही में जैसे अगर किसी की एंगेजमेंट हो रही
हमें शादी से बिना एंगेजमेंट से पहले कुछ बात पता चलती है, कुछ भी नेगेटिव बात पता चलती है हमें, तो हम तभी तोड़ सकते हैं, तभी हम रिफ्यूज कर देते हैं। लेकिन अगर एंगेजमेंट की बात पता चलती है तो हम ट्राई करते हैं उसको रिजॉल्व करने की, राइट, रेदर देन कि हमारी एंगेजमेंट टूटे। तो वो हम तब अल्टरनेटिव प्रोसीजर करते हैं, उनकी बात को समझते हैं, सुनते हैं, करते हैं। तो अगर एंगेजमेंट से पहले बात है तो हम ये मना ही करेंगे ना, भाई हमें नहीं करना रिश्ता, ये सब चक्कर है। एक मतलब समझो सबकी अपनी अपनी होती है, लेकिन ये मेनली यूजुअली यही होता है, हाइपोथेटिकली, मतलब वैसे मैं बोल रही हूँ, ठीक है। तो उसमें क्या है फिर, तो इसीलिए हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे उस एंगेजमेंट को। सिलेक्टिंग ऑप्शन ए और बी अल्टरनेटिव वर्ड प्रोसीजर्स अप्लाइड सेक्शन सेक्शन नहीं, ऐसे स्टैंडर्ड्स ऑफ ऑडिटिंग कॉन्सेप्ट M5 व्हेन रिफ्यूजल हैपेंस ड्यूरिंग एन ऑनगोइंग ऑडिट। जब ऑडिट के वक्त हम वही मैं बोल रही हूँ कि जब ऑडिट हो रही है, कर रहे हैं हम, तब हो रही है, एंगेजमेंट हो चुकी है उसके बाद, बट हियर रिफ्यूजल जो है वो बिफोर एक्सेप्टेंस हो रही है, ठीक है। सो ऐसे 210 will apply refuse decline engagement। प्री एक्सेप्टेंस में डू नॉट एक्सेप्ट, अगर पोस्ट एक्सेप्टेंस है फिर आप इंक्वायर करो अल्टरनेट प्रोसीजर्स को, मॉडिफाई ओपिनियन करो, 515 705 ये सब लगाओ, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, when CA Kishan the partner asked about preconditions for an audit, ऑडिट के प्री कंडीशंस पूछे उसने, Arun could not recollect, Arun could recollect only few of them। Read the passage and find out which among the following points were missed। इनमें से कौन सा मिस हो गया, चलो देखते हैं। किशन, C. Kishan, partners of Messrs. Tripathi and Associate, explained to his team members about the importance of engagement letter. He also arranged a team discussion on matters relating to acceptance of terms of engagement। First point for consideration, क्या लिया, ये लिया कि concerning preconditions for an audit, Mr. Arun, a team member, could recollect few of them। Those include determining whether the financial reporting framework used in the preparation of financial statement is acceptable, management providing auditor with access to all the relevant information, FRF फॉलो करते हो, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन अपॉन ऑडिटर्स रिक्वेस्ट, ऑडिटर रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप उनको इन्फॉर्मेशन दे रहे हो। It was further elaborated by Arun that मैनेजमेंट हैज टू प्रोवाइड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू एम्प्लॉइज से पूछताछ करने तो वो भी कर सके विद इन एंटिटी एज मे बी रिक्वायर्ड बाय ऑडिटर फॉर ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस। टीम मेंबर्स वर आस्क्ड टू लिस्ट फैक्टर्स दैट मे नेसेसिटेट रिवीजन ऑफ एंगेजमेंट लेटर इन केस ऑफ रिकरिंग ऑडिट। अगर बार-बार ऑडिट हो रही है उसके अंदर हमें लग रहा है कि अगर कुछ भी मॉडिफाई करने की जरूरत है या वापस से बनाने की जरूरत है तो वो सब कर सके। Mr. Kumar, another team member, replied that revisions may be required in cases involving significant change in ownership। Ownership में change और recent changes हो रहे हो, senior management में change in financial reporting framework को adopted in the preparation of financial statement, या modest change in the nature or size of entity business, change in legal and regulatory requirement, तब हमें जरूरत पड़ती है modify करने की। Okay, now you have to tell कि कौन से रह गए points। हाँ जी, सबसे पहले obtaining management, responsibility on specific legal aspects governing the organization। मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑब्टेन करना, ऑब्टेनिंग मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन स्टैंडर्ड्स और नॉटिंग एप्लीकेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन। obtaining management responsibility for the preparation of the financial statements as per applicable FRF। obtaining management responsibility on necessary internal controls to enable preparation of financial statements which are free from material misstatement whether due to fraud or error। हाँ जी, देखो प्री कंडीशंस होती क्या क्या है। प्री कंडीशंस होती है कि आपको भाई एक्सेप्टेबल फ्रेमवर्क में काम हो रहा है नहीं हो रहा, मैनेजमेंट की ड्यूटीज क्या, रिस्पॉन्सिबिलिटी कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को सही तरीके से बनाए, करेक्ट बनाए, ठीक है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही बनाए, वैसे वो FRF फॉलो करती हो सही वाला। और इंटरनल कंट्रोल बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैनेजमेंट के पास मस्ट सेटअप सिस्टम टू स्टॉप फ्रॉड एंड मेजर एरर्स, उसके बाद इंटरनल कंट्रोल हो। और फुल एक्सेस है, यानी कि मैनेजर मस्ट प्रॉमिस टू गिव द ऑडिटर ऑल द रिकॉर्ड्स, एक्स्ट्रा डेटा एंड ओपन एक्सेस टू स्टाफ, राइट। नाउ इसके अंदर क्या क्या था, ऊपर
उसने क्या बोलते कि हम एक्सेस देंगे, ये देंगे, वो देंगे। उसने बोला कि क्या उसने छोड़ दिया, क्या छोड़ दिया? मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल एस्पेक्ट्स नहीं, और ऐसे नहीं। obtaining management responsibility the preparation of financial statement, हाँ ये था। और obtaining management responsibility और necessary internal control to enable the preparation of the financial statement which are free from material misstatement whether due to fraud or error, 3 or 4, which is C part। ठीक है, देखो, as per AS sorry, as per SA 210 preconditions for an audit include obtaining management agreement that it acknowledges and understands its responsibility for the preparation of financial statement in accordance with the applicable framework। ठीक है, और क्या है? For such internal control as management determines necessary to prepare financial statement free from material misstatement or to provide auditors access to information, additional information and unrestricted access to personnel। तो इसलिए क्या आ जाएगा हमारे पास 3 4। Now, for what Mr. Kumar replied about the factors requiring a revision of engagement letter? किसके लिए चाहिए था? जब change in ownership हो, significant change in ownership, recent change in management, change in the financial reporting framework adopted in the preparation of financial statement, ठीक है, और modest change in the nature of size। इनकरेक्ट बताना, मैं इनकरेक्ट उसे सारी बता देती है, तो इजी होना चाहिए। देखो, जब चेंज इन ओनरशिप होता है तब तो होती ही है। जो रीसेंट चेंज इन मैनेजमेंट में भी होता है, चेंज इन फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क वो भी होता है। अब मॉडल चेंज ये भी होता है। एक इनकरेक्ट बोला था उसने, कौन सा? उसे तो सारे बोले थे, पर इनमें से कौन सा गलत है? ये नहीं होता बेटा, इसमें आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। क्या फोकस करना पड़ेगा? है तो चारों सही, लेकिन बस एक वर्ड की वजह से एक चीज गलत हो गई। देखो ढंग से और ढंग से पढ़ना, ठीक है, और समझना बात। ओके, क्या है? सबसे पहले सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप। ओनरशिप की बात हो रही हो, सिग्निफिकेंट चेंज होएगा। ओनरशिप की बात हो रही हो, सिग्निफिकेंट चेंज होगा। मैनेजमेंट की बात हो रही है, रीसेंट चेंज होगा। ओनरशिप shifts यानी a significant change in the legal or beneficial ownership of the client company। मैनेजमेंट की बात है, recent change of senior management or board of the directors, recent अभी अभी हुआ। a change in the financial reporting framework adopted in the preparation of financial statement, इसमें क्या है? क्या change in the financial reporting framework, जैसे कि local GAAP में जा रहा है, यानी कि वही general accepted of auditing principles to IFRS, है ना? ये हो गई। अब यहाँ पर देखो, modest change in nature or size, change in the nature or size of the business is there, a major shift in the nature, size or complexity of the client's operation। major shift, major, major, ना कि modest। बस एक ये वर्ड modest की वजह से it is not correct, and hence the question 8 answer is option number D, just because of one word, modest। Because according to SA 210, a revision of engagement letter is only triggered if there is a significant change or a major change in the nature or size of the entity's business, and not a minor or a modest change. It does not alter the fundamental scope, terms, risk, and environment of the audit enough to justify writing a new engagement letter। Okay, so ownership, significant, management, recent change, financial reporting from change होता है अगर जैसे IFRS to GAAP या GAAP to IFRS, और यहाँ पर major change। Okay, so D. Under SA 210, revision of the engagement letter is not required for a significant change in the nature, size, and not the modest change, right? चलिए, question number 9, case scenario। Messrs. Sripath and company have failed to respond to incoming auditors। Okay, case study 2 का ही क्वेश्चन है कि जो Messrs. Sripath and company है, फेल करती है रिस्पॉन्ड करने के लिए incoming auditors, but in this regard choose the most appropriate option। It was unethical on part of the outgoing auditors for failing to respond to communication made by the incoming auditors। It is violation of principle of objectivity governing professional ethics। Okay, now next,
It was ethical on part of outgoing auditors for failing to respond to communication made by incoming auditors. It does not involve violation of any fundamental principles. It was unethical. It was unethical on the part of outgoing auditors, on part of outgoing auditors for failing to respond to the communication made by the incoming auditors. Failing to respond to the communication made by the incoming auditors, it is violation of principal professional competence and due care governing professional. It is violation of principle of professional behavior governing professional ethics. यानी कि सबसे पहले तो मुझे बताओ, अगर आउटगोइंग पार्टनर जवाब नहीं दे रहा है इनकमिंग पार्टनर का, कब देते हैं? इनकमिंग पार्टनर का पूछेगा आउटगोइंग पार्टनर से, आपने क्यों छोड़ा है, क्या दिक्कत है, क्या चल रहा था, ये सब के बारे में हम केस स्टडी पढ़ने की जरूरत नहीं, खुद ही दिमाग लगा। ठीक है, इनकमिंग पार्टनर ने कुछ पूछा, चाहे कुछ भी पूछा, चलो वो तो आउटगोइंग से, और आउटगोइंग ने जवाब नहीं दिया, तो क्या वो एथिकल होगा? नहीं होगा। तो सिंपल बी तो है ही नहीं, इट वॉज एथिकल नहीं यार, अनएथिकल है। अब कौन सी वायोलेशन हो रही है यहाँ पर? ऑब्जेक्टिविटी की हो रही है। ऑब्जेक्टिविटी की हो रही है कि हमारी प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस की हो रही है, और ड्यू केयर की, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड ड्यू केयर की हो रही है, प्रोफेशनल बिहेवियर की हो रही है, किसकी हो रही है? यहाँ पे क्या सही नहीं किया उसने? ऑब्जेक्टिविटी, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं कहा उन्होंने। किस चीज की बात है? उनका प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं था। उनको प्रोफेशनली अगर उनसे पूछा गया था तो उनका फर्ज बनती है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी ड्यूटी बनती है, उनका क्या बोलते हैं ना, बिहेवियर हो, प्रोफेशनलिज्म कहता है उनको कि आपको रिपोर्ट करना चाहिए, आपको रिस्पोंड करना चाहिए। ऑप्शन डी। ठीक है, देखो करेक्ट ऑप्शन इज डी, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में देखो अंडर चैप्टर 1 ऑफ कोड ऑफ एथिक्स क्लॉज 8 of para 1 of the first schedule to CA Act 1949. A chartered accountant in practice is deemed guilty to professional misconduct, क्या वो प्रोफेशनली मिसकंडक्ट किया है अगर वो फेल करता है to communicate with the previous auditor. Failing to respond to legitimate professional communication violates the fundamental principle of professional behavior. Now case study 3, क्वेश्चन में चलते हैं पहले। क्वेश्चन 10 क्या कह रहा है? रिगार्ड टू द मैटर ऑफ बैलेंस इन करंट अकाउंट एंड रिलेटेड इश्यूज इन कंसर्न व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज लाइकली टू बी मोस्ट एप्रोप्रिएट। ओके, करंट अकाउंट का कुछ बैलेंस वगैरह का मैटर है। ओके, during 2023, firm was maintaining a current account with a branch of public sector bank. Her audit plan had included procedures of confirming balance of the current account directly from the bank. As at 28 March 2023, the firm has an urgent need to pay its utility bill amounting 1 lakh. However, due to insufficiency of fund, it had requested a branch manager to get check drawn on utility company clear. Therefore, balance in the current account in the books of accounts कितना आ गया? 0.92 lakhs debit negative में। ठीक है, the firm has also issued check in the evening 31st March 2023 in anticipation of funds on the next working day, 3rd April 2023. It has also certain checks dated 27th March from this debtor lying with it which were deposited in afternoon of 31st 2023 in the bank branch at request of debtors. अब ये तो ये जो 1 लाख चाहिए थे और 0.92 लाख जो है नेगेटिव में दिखा रहा है, यानी कि एक तरीके से उसका नेगेटिव बैलेंस है 0.92 का। अब इसको, अब इससे हमें बताना है क्या? क्वेश्चन नंबर 10, अमाउंट ऑफ 0.92 lakhs is required to be classified under cash and bank balance. कैश एंड बैंक बैलेंस, करंट लायबिलिटीज, करंट लायबिलिटीज। पहले तो बताओ कैश एंड बैंक में है, करंट लायबिलिटीज में अगर 0.92 नेगेटिव है, बैंक ने दिए हैं पैसे, कहाँ आएगा? बैंक ओवरड्राफ्ट में। एंड बैंक ओडी कहाँ आता है? करंट लायबिलिटीज में। तो यानी कि ए और बी तो गए। नाउ नेक्स्ट वो पूछ रहा है प्रोसीजर्स of confirming balance directly from the bank alone is likely to constitute the sufficient appropriate audit evidence या not likely to constitute sufficient appropriate audit evidence। क्या हमने बैंक से अगर पूछ लिया कि कितना बैलेंस था, इतना बैलेंस है, नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो, क्या वो ही खाली एक इकलौता लोन इज लाइकली टू कॉन्स्टिट्यूट एस ए ई या नहीं?
इसका ऑप्शन है डी। नहीं बेटा, अकेला वो नहीं मान सकते हम कि वो सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दे रहा होगा। डेबिट बैलेंस इन द बुक्स मीन्स बैंक हैज ओवरड्रॉन अमाउंट फ्रॉम बैंक ओवरड्राफ्ट होगा जो करंट लायबिलिटी में दिखाएंगे 0.92 लाख का। डायरेक्ट बैंक कंफर्मेशन लोन ओनली कंफर्म्स बैंक एज बैलेंस एज पर बैंक एंड नॉट वेरीफाई अनकलेक्टेड चेक। जैसे उसने दिखा रखा था ऊपर, क्या बोलता है कि इसका चेक रह गया, उसका चेक रह गया, ये है वो है। तो अनकलेक्टेड चेक्स वेरीफाई नहीं हुए। अब आउटस्टैंडिंग चेक्स के लिए कट ऑफ एंट्रीज बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट के थ्रू चेक करनी पड़ेंगी। हम जब अपने अकाउंट्स को, जो हमारे पीएनएल वगैरह है, उसको मैच करते हैं विद बैंक स्टेटमेंट, दैट इज अ रिकंसिलिएशन। तो इसको हमें चेक करना पड़ेगा बीआरएस को। हेंस बीआरएस जो बैंक कंफर्मेशन है वही खाली सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं होता विदाउट एडजस्टिंग बीआरएस का रखा है ना सीए फाउंडेशन में, ठीक है ना। हाँ, कहीं ये ना समझो कि डेबिट बैलेंस है बैंक के अंदर कैश एसेट नहीं, बैंक स्टेटमेंट में क्रेडिट एसेट होता है, ठीक है। बैंक में क्रेडिट हुआ यानी कि ये पैसे आए और बैंक में डेबिट हुआ यानी पैसे गए, डेबिट इज लायबिलिटी। ओके, आपके पास मैसेज वगैरह भी आते होंगे अगर जो यूज करते हैं, अगर ऑनलाइन पेमेंट वगैरह ऑब्वियसली करते ही होंगे तो। Okay, now case study 3, question number 2 या question number 11 of the whole. Consideration matter of verification of inventories if the following statement is based on the facts described in the situation and also an essence of standards on auditing. Matter of verification of inventories. हमें बताना है कौन सा statement facts described in the situation and also essence of standards on auditing सही है। Okay, हमें इसके लिए पढ़ना पड़ेगा inventories का actually. Her plan also includes performance of certain procedures pertaining to verification of inventories. Inventories की verification कर रहे हैं जी, ठीक है। क्या कर रहे हैं? inventories की verification, ठीक है। Okay. Inventories of FMCG goods were material to financial statements. Her assistant Tisha had her own notion about understanding the sufficient appropriate audit evidence. She feels that when audit evidence is obtained from available records of an entity, it is known as internal evidence like purchase bills of FMCG goods. Debit notes issued by firm on the debtors for GST charged earlier during the year and credit notes issued by firm during the year on debtors to accounts for extra price charge. In accordance with the provisions of GST law, she is also of the view that the audit evidence obtained by the auditor is the final conclusive. जो उसको मिल जाता है वो फाइनल होता है, कंक्लूसिव होता है। ओके, क्वेश्चन स्टार्ट। देखो यहाँ पर क्या इन अकॉर्डेंस विद रिक्वायरमेंट ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग सीए तीना अ फ्रेशली क्वालिफाइड प्रोफेशनल आई है वांट्स टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन ऑडिट एंगेजमेंट पर्टेनिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म 22-23 का फर्म इज ट्रेडिंग इन एफएमसीजी गुड्स अपॉइंटेड इन मई 2023 शी नीड्स टू एविडेंस ऑब्टेनिंग इंफॉर्मेशन अराइविंग एट अ जजमेंट। कब अपॉइंट किया गया उसको? मई 2023 में, ठीक है। कब आई वो? मई 2023 में। उसको किसका ढूंढना है? 22-23 का ढूंढना है और वो आई है मई 2023 में। Has to obtain sufficient appropriate order evidence to draw reasonable conclusions on financial statement. अब बात करते हैं इन्वेंट्री की। वो क्या कह रही है कि हमें जो है वेरीफाई करना है इन्वेंट्रीज को भी। इन्वेंट्रीज एफएमसीजी गुड्स का मटेरियल होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए। उसके असिस्टेंट जो है तिशा, उसका अपना नोशन है। वो कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस क्या है कि व्हेन ऑडिट एविडेंस इज ऑब्टेन, जब हमें ऑडिट एविडेंस मिलता है कोई भी अवेलेबल रिकॉर्ड्स ऑफ एंटिटी से, उसको इंटरनल एविडेंस कहते हैं। जैसे कि परचेज बिल एफएमसीजी गुड्स का, डेबिट नोट इशूड बाय फर्म, डेटर्स फॉर जीएसटी शॉर्ट चार्ज अर्लियर, और फिर क्रेडिट नोट्स के बारे में बता रही है वो, ठीक है। To the account of extra price charge in accordance with provisions of GST. She is also the view that the audit evidence obtained by the auditor is final and conclusive. जो उसको मिलता है वो फाइनल होता है, कंक्लूसिव होता है। अब देखते हैं। She should verify subsequent sales invoices of the inventory items lying in the stock at the year end. Besides, she also reviews stocks record for the year 2023 subsequent period. Such evidence may constitute sufficient appropriate audit evidence. Okay, inventory की चेकिंग करनी है, ऑडिट करनी है,
ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि उसको वेरीफाई करना चाहिए सब्सीक्वेंट सेल्स को, बाद की जो सेल्स इनवॉइसेस है उनको, इन्वेंट्री आइटम्स को जो कि स्टॉक्स में है द ईयर एंड में। बिसाइड उसको जो है वेरीफाई भी करना चाहिए स्टॉक रिकॉर्ड्स को 2023 के सब्सीक्वेंट पीरियड के। सच एविडेंस जो है वो उसको सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दिला देंगे। शी शुड वेरीफाई सब्सीक्वेंट सेल्स इनवॉइसेस द इन्वेंट्री आइटम्स इन द स्टॉक एट द ईयर एंड। ठीक है, ये तो सेम बात होगी। बिसाइड्स यू शुड आल्सो रिव्यू स्टॉक्स ऑफ द ईयर एंड 22-23 एंड सब्सीक्वेंट पीरियड। ठीक है, शी शुड अटेम्प्ट फिजिकल वेरिफिकेशन काउंट एट द ईयर एंड इन द above situation. Such evidence may constitute sufficient appropriate audit evidence. She should verify purchase. Okay, इसमें ये ए वाला बी वाला सेम है, बस इसमें एक एड ऑन हो गया क्या कि उसको फिजिकल वेरिफिकेशन भी अटेंड करनी चाहिए थी इन द above सिचुएशन ईयर एंड में। और क्या है, शी शुड वेरीफाई परचेज इनवॉइसेस ऑफ द इन्वेंटरी आइटम saying the stock in the year end stock records are not required to be verified. स्टॉक रिकॉर्ड्स को वेरीफाई ना करें, क्यों ना करें, स्टॉक रिकॉर्ड से वेरीफाई होते हैं, सी तो गलत हो गया। शी शुड वेरीफाई परचेज दिस आइटम्स लाइक इन द स्टॉक एट द ईयर एंड शी शुड अटेंड फिजिकल इन्वेंटरी काउंट द ईयर एंड इन द सिचुएशन। सच एविडेंस में कंस्टिट्यूट सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस। इसमें भी इसने क्या नहीं लिया, परचेज इनवॉइसेस तो ले ली, लेकिन इसने यहाँ पे स्टॉक रिकॉर्ड्स नहीं लिया और ये कह रही है कि अटेंड करना चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन, और फिर वो ऐसे ही हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, अब यहाँ पे मतलब समझ में आ गई, चलो डी भी नहीं है, अब ए और बी में कंफ्यूजन है। नहीं मैम, बी में कंफ्यूजन कहाँ है, बी ही तो होगा हमारा ऑप्शन, क्योंकि इसमें एक एक्स्ट्रा भी दे रखा है उसको। हाँ, फिजिकल इन्वेंट्री भी तो करनी चाहिए गधो। वो आई कब है, मई 2023 में आई है, तो वो कैसे मार्च 2023 में वो फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकती है? तुम खुद ही बताओ, मई में जब वो अपॉइंट हुई है तो वो पहले ही मार्च का करेगी फिजिकल वेरिफिकेशन, तब जादू से आ जाएगी उधर, कैसे आएगी? नहीं आ सकती। क्यों? क्योंकि अपॉइंट ही मई में किया गया है उसको, तो वो फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे करेगी एट द ईयर एंड? ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन ए इज करेक्ट। अब यहाँ पर देखो, CA Tina was appointed in May 2023 after 31st March 2023 year end. Since physical verification count was not ended in 31st March, तब हुआ ही नहीं, perform alternative audit procedures. Review करो subsequent sales को, stock registers roll back as per 501. ठीक है, जब वो आई ही नहीं है तो वो कैसे कर देगी फिजिकल वेरिफिकेशन? नाउ क्वेश्चन नंबर 12. Identify the correct statement on the basis of description provided in the case scenario. क्या है देखो, परचेज बिल्स ऑफ FMCG goods, डेबिट नोट्स issued by the firm on debtors for GST short charged earlier during the year, and credit notes issued by the firm during the years on debtors are blah 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 are all examples of internal evidence, audit evidence obtained by the auditor is final and conclusive. क्या ये सही है? जो वो बात कह रही थी वही बात बोली है इसने, क्या ये सही है? सेकेंड है, परचेज बिल्स FMCG गुड्स का डेबिट नोट्स इशूड बाय फर्म आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ इंटरनल एविडेंस। ऑडिट एविडेंस जो होता है वो ऑडिटर इज पर्सुएसिव, वो पर्सुएसिव है। बताओ, सी है, ओनली डेबिट नोट्स issued by firm on debtors of GST short charge earlier during the year, and credit notes issued by the firm during the year the debtors to account for the extra price charge in accordance with the provisions on GST are example of internal audit evidence. Audit evidence obtained by auditor is persuasive. यानी क्या कह रहे हैं कि जो परचेज बिल है FMCG गुड्स का वो इंटरनल एविडेंस नहीं होता। परचेज बिल्स, हमने कुछ खरीदा, ओके सपोज आई गो टू अ शॉप, ठीक है, क्लोथ की, कपड़ों की दुकान पे गए और उधर से मैंने अपने लिए कोई भी एक ड्रेस खरीदी और उसने मुझे एक अपनी परचेज बिल दी, ठीक है, और वो मेरे पास है स्लिप। नाउ दिस स्लिप इज इंटरनल और एक्सटर्नल? मैंने खुद बनाई है ये, मैंने तो खरीदा था ना, तो मेरे को सेलर ने दिया है ना, ये तो इंटरनल कैसे हो गई? तो एक्सटर्नल हुई, यानी ए पार्ट को तो हटा ही दो। नाउ सी पार्ट, बी पार्ट में क्या, परचेजेस ऑफ FMCG दिस इज आवर एग्जांपल ऑफ इंटरनल एविडेंस, ये भी बी पार्ट में वही कह रहे बकवास। डी, ओनली डेबिट जो है नोट्स आर इशूड बाय द फर्म्स इन द डेटर्स ऑफ GST शॉर्ट चार्ज अर्लियर ड्यूरिंग द ईयर इज एन एग्जांपल ऑफ इंटरनल, यानी कह रहा है जो क्रेडिट नोट है वो भी इंटरनल नहीं है।
और बाकी कह रहे हैं ऑडिटर ने जो वो किया वो पॉजिटिव, यानी दोनों बातें ये कह रहे हैं कि भाई ऑडिटर जो है ऑडिट एविडेंस जो भी ऑब्टेन करता है वो परसुएसिव होता है, कंक्लूसिव नहीं होता, फाइनल नहीं होता। नाउ इस बात पे सुई अटकी है कि जो क्रेडिट नोट है वो एक्सटर्नल है कि इंटरनल। डेबिट नोट कब इशू होता है और कौन करता है? डेबिट नोट कौन इशू करता है? फर्म करती है, डेटर्स पर करती है। जब हमने जीएसटी कम चार्ज किया हो या हमें और पैसे लेने हो तब हम डेबिट नोट इशू करते हैं ना कि हमें पैसे और चाहिए। और क्रेडिट नोट कब होता है? जब हमें पैसे देने होते हैं, एक्स्ट्रा प्राइस चार्ज हो गया हमसे, अब हमें एक्स्ट्रा देने हैं, तो दोनों कर तो हम ही रहे हैं, तो इंटरनल नहीं हुआ। तो ऑप्शन क्या हो गया? परचेज बिल्स एक्सटर्नल एविडेंस होते हैं, ओरिजिनेटेड फ्रॉम थर्ड पार्टी वेंडर्स। डेबिट क्रेडिट नोट्स इशूड बाय द एंटिटी इटसेल्फ आर इंटरनल एविडेंस। ऑडिट एविडेंस इज परसुएसिव रेदर देन कंक्लूसिव। इनहेरेंट लिमिटेशन ऑफ ऑडिट आ जाता है, इसलिए वो परसुएसिव होते हैं। ठीक है, इनहेरेंट आ जाता है। इतने सारे assumptions है, ह्यूमन से कोई गलती हो गई, हमसे कुछ, ऑडिटर से कुछ चूक हो गई, कुछ भी हो सकता है। इंटरनल इंटरनल लिमिटेशंस, इनहेरेंट लिमिटेशंस है ना, उसकी वजह से मैं तो वो भी कंफ्यूज होता है। अगर कोई भी नहीं होता दिक्कत तो लिमिटेशन नहीं होती, लेकिन लिमिटेशन है तो इसलिए भी परसुएसिव है रेदर देन कंक्लूसिव एंड फाइनल। Now 13 year standalone MCQ देखो CAD during the course of audit of a company engaged in export business notices that credit facilities taken by the company during the year from bank for rupees 10 crore have almost been fully utilized during the year. On going through sanction letter provided by the bank to the company, it is observed that the rate of interest stipulated in the sanction letter is 8%. और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी है वो बैंक इंटरेस्ट दिखा रही है 260 lakhs. Which type of substantive analytical procedure is being used by CAG? Trend analysis, ratio, reasonableness, structural modeling. दस करोड़ ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुके क्रेडिट। सैंक्शन लेटर ऑन मतलब पढ़ा तो उसमें था कि बैंक जो है कंपनी को ऑब्जर्व इट इज ऑब्जर्व दैट द रेट ऑफ द इंटरेस्ट स्टिपुलेटेड इन द सैंक्शन लेटर इज 8% की 8% पे दे रही है, और जो आपका बैंक इंटरेस्ट अमाउंट है वो 60 लाख दिखा रहा है। अगर 60 लाख दिखा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए आपका 8% के अकॉर्डिंग? इतना, लेकिन ये तो 10 करोड़ का 8% कितना होगा? 10 करोड़ का 8% कितना होगा? 80 lakhs, लेकिन ये तो 60 लाख से 20 लाख कम दिखा रहा है। तो ये ट्रेंड एनालिसिस है, हमने कोई रेशो चेक किया है, हम रीजनेबलनेस देख रहे हैं या स्ट्रक्चरल देख रहे हैं? हम रीजनेबलनेस देख रहे हैं। तुम खुद ही देखो भाई, इंटरेस्ट जब वो कह रहा है, खुद ही साफ साफ बोल रहा है कि इंटरेस्ट 8% लगेगा 10 करोड़ पे, और फिर तुम कह रहे हो कि 60 लाख दिखा रहे हैं यहाँ पे इंटरेस्ट। हाउ कम? हाउ कम? तो reasonableness, calculating the expected interest expense based on the outstanding loan amount and interest at 8% of this code is 80 lakhs, लेकिन वो 60 lakhs दिखा रहा है। classic reasonableness test, substantive analytical procedure under section 520. Now question number 14. An auditor of a company has found that the accountant of the company has entered bogus purchase bills for 50 lakhs in the books of accounts. Which of the following is most appropriate regarding the auditor's duty as far as reporting is concerned? रिपोर्ट द मैटर ऑफ जुरिसडिक्शनल आरओसी को बताओ। 50 लाख का, 1 करोड़ का नहीं है।
Reporting the matter to the secretary MCA, report the matters to the board of directors, report the matter to the registry ROC as well as GST authority. बता दो ROC को बताओगे, MCA को बताओगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओगे, ROC GST अथॉरिटी को बताओगे, किसको बताओगे आप? 50 लाख का घपला कर रहे हैं। मैंने बोल ही दिया आपको कि ROC MCA में नहीं आएगा, लिमिट होती है उनकी, तो क्या आएगा? सी एक बारी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बताओगे, ठीक है? तो under section 143(12) of the Companies Act 13, read to the rule 13 of the Companies Audit and Auditors Rule 2014, the amount of the fraud involves less than 1 crore। यहाँ पे जैसे 50 लाख था, तो आप जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की ऑडिट कमेटी को बताओगे विद इन 2 days ऑफ नॉलेज। रिपोर्टिंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट एमसी का वो होता है जब आप फ्रॉड 1 करोड़ या उससे ज़्यादा, 1 करोड़ होगा तभी बताओगे, ठीक है? अमाउंट 1 करोड़ से ज़्यादा या 1 करोड़ है तो बोर्ड ऑडिट कमेटी विद इन 2 days, सेंट्रल गवर्नमेंट फ्रॉम एडीटी विद इन 60 days, और अगर 1 करोड़ से कम तो खाली बोर्ड ऑडिट विद इन 2 days। पहले बोर्ड को बताना पड़ेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को बताओगे विद इन 60 days, इसमें 2 days। Okay, now question number 15. During course of audit of a company, it is noticed that by the auditor that the PBT of the company is 5 lakhs. Depreciation of building reflects the schedule of PPE forming part of the financial statement has been computed 10 lakhs. PBT आपका 5 लाख है, depreciation 10 लाख है, correct depreciation according to him should be 25 lakhs. लेकिन अगर current depreciation लोगे correct तो 25 लाख आएगी। The above depreciation as a whole is an example of misstatement, assertion, sampling method या audit risk। Audit risk है ये, ऑडिट में कोई मिस्टेक वगैरह या वो होगी कि भाई नहीं देखा जा रहा है, कुछ और है। हाँ, सैम्पलिंग मेथड, हमने कुछ सैंपल उठाया है, एजर्शन या मिसस्टेटमेंट, क्या हुआ है यहाँ पर? डेप्रिसिएशन 10 लाख कंप्यूट हुआ है, लेकिन अकॉर्डिंगली क्या होना चाहिए? 25 लाख होना चाहिए। तो क्या एजर्शन में दिक्कत है, मिसस्टेटमेंट है? इट इज साफ साफ मिसस्टेटमेंट बेटा, गलती से हुआ है, ठीक है? 200 450 क्या कहता है? मिसस्टेटमेंट इज अ डिफरेंस बिटवीन अमाउंट, क्लासिफिकेशन या प्रेजेंटेशन या फिर डिस्क्लोजर रिपोर्टेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आइटम का अमाउंट, क्लासिफिकेशन, प्रेजेंटेशन, डिस्क्लोजर जो असली में होना चाहिए था एप्लीकेबल एफआरएफ की वजह से। जैसे यहाँ पे अंडर स्टेटमेंट हुई है 15 लाख की, इन स्टेटमेंट 10 लाख का 25 लाख होना चाहिए था, तो 15 लाख का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है? नाउ आपके डिस्क्रिप्टिव पार्ट, उससे पहले को प्री एक्सेप्टेंस लिमिटेशंस, इफ स्कोप लिमिटेशन रिजल्ट्स इन डिस्क्लेमर डू नॉट एक्सेप्ट द एंगेजमेंट 210 कहता है रीजनेबल टेस्ट के ऑथर सबस्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर कैलकुलेटिंग प्रिसाइज एक्सेप्टेड बैलेंस 520 आपका। नाउ डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1 का ए पार्ट देखो, 4 मार्कर है। Sanjay, an articled clerk in an audit firm, is part of the engagement team conducting audit of company for the year 23-24. ठीक है? It is a small company having a turnover of about 25 lakh, sorry 25 करोड़। Small company है, 25 करोड़ turnover है। During course of audit, he notices that senior team members has taken following approaches for the selecting items for testing reflecting the financial statement to obtain audit evidence। कि seniors ने बोला हमें audit evidence लेना, तो इसलिए हम ये करेंगे, ये अप्रोच लिए। सबसे पहले ही ये selected to test items dated under the head machinery repairs and maintenance। जो machinery repairs and maintenance के debit side मतलब debited कर रखा है, डेबिट कर रखा है, उनको हम चेक करेंगे, टेस्ट करेंगे। एक्सपेंडिचर related to it during the year 23-24 has increased considerably as compared to last year। मतलब बहुत ज़्यादा इंक्रीज या इंक्रीज हो गया है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया, मतलब मटीरियलिटी आ रही है। मटीरियल हो गया कैसे कि जो हमारे बेसिक था, अगर मतलब से मानते हैं हम रेंज लेते हैं ना कि इतने से इतने तक का है तो ठीक है, अगर इससे ज़्यादा या कम है तो दिक्कत है। इसलिए यहाँ पे क्या कंसिडरेबल अमाउंट जो इंक्रीज हो गया, तो इसलिए हमें ये चेक करना पड़ेगा। सेकंड बोल रहा है आउट ऑफ द परचेजेस ये सिलेक्टेड टू टेस्ट परचेजेस फ्रॉम द रिलेटेड पार्टीज अमाउंटिंग टू 5 करोड़। परचेजेस में से उसने सेलेक्ट किए हैं टेस्ट करने के परचेजेस को रिलेटेड पार्टी से, 5 करोड़ के रिलेटेड पार्टी से चेक करने हैं, आरपी से। He has also selected to test all the individual items of expenditure exceeding 5 लाख, जो भी 5 लाख से ऊपर के खर्चे हैं उनको इंडिविजुअली चेक करेगा। और besides he has also selected amounting 50 लाख, सॉरी नॉट 50 लाख, 0.50 lakhs। क्या देखने के लिए? Dated under head legal expenses to know purpose of payment made to external legal counsel, कि legal counsel को हमने पैसे दिए क्यों हैं,
संजीव अंडरस्टैंड्स दैट सीनियर टीम मेंबर्स इज यूजिंग ऑडिट सैम्पलिंग फॉर सिलेक्टिंग आइटम्स, राइट? कि जैसे कि हमने 5 लाख वाला ले लिया, उससे ज्यादा ले लिया, इतना ले लिया, उतना ले लिया. डू यू एग्री विद हिम? व्हिच रिस्क इज इन्वॉल्वड इन द अबव अप्रोच? क्या वो कह रहे हैं कि ऑडिट सैम्पलिंग यूज हुई है फॉर टेस्टिंग? क्या ये सही बात है? और जो रिस्क इन्वॉल्व है इन द अबव अप्रोच, उसके बारे में बताना, कौन सा रिस्क है इसमें? जो भी हमने सैम्पलिंग यूज करी अगर, उसमें कौन सा है रिस्क इन्वॉल्व है, और हमें रीजंस बताने साथ साथ. ठीक है, नाउ थिंक फॉर 1 मिनट खुद ही. क्वेश्चन पढ़ो, समझो और फिर लिखो. काटा कुटी से अच्छा होगा, गलत लिखने से अच्छा होगा. ठीक है, ओके. सो बेटा, ऑडिट सैम्पलिंग सबसे पहले हो तो मेरे को बताओ होती क्या है. व्हाट इज ऑडिट सैम्पलिंग? It refers to application of audit procedures less than 100% of the item. Obviously 100% of the item नहीं लेते, उससे कम के लेते हैं. उसके ऊपर हम audit procedure करते हैं within a population relevant to the audit. Such that जो sampling units होती है हमारी, वो उनका equal chance होता है select होने का. ठीक है, अब यहाँ पर select किए हैं items हमने, audit sampling करी है, उसने बोला कि इनमें करना है, उसने बताया है. तो जब बताया है तो ये क्या हुआ? सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, उसने बोल दी कि भाई मशीनरी एंड रिपेयर्स इसका डेबिट साइड हम देख रहे हैं क्योंकि कंसिडरेबली जो है वो इंक्रीज हो गया है, बहुत ज़्यादा मटेरियल आ गया है. और जो आउट ऑफ परचेजेस है तो उसमें हमें जो है वो देखने हैं जो 5 करोड़ तक हैं वो, और जो इंडिविजुअल आइटम्स है 5 लाख से जो ज़्यादा रही है उनको देखना है हमें. और जिनका 0.50 लाख डेबिट हो रखी है लीगल एक्सपेंसेस में, उनके बारे में बात करिए. तो मुद्दे पे आ रहे हैं, पॉइंट टू पॉइंट बात कर रहे हैं. नहीं बोल रहा कि हमारे पास परचेजेस हैं, इनमें से हम जो है कि नहीं 0 to 10 लाख वाले में कोई 5 लेंगे, 10 to 20 वाले में 5 लेंगे, ऐसे करके बोल रहे नहीं. जो बता रहे हैं हमें ये लेना है, वो लेना है, ऐसे करना है, वैसे करना है. तो ये होता है सेलेक्टिंग आइटम्स फॉर टेस्टिंग बाय मीन्स ऑफ सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स. ठीक है, जैसे कि हाई वैल्यू की हो, कोई सर्टेन अमाउंट बोला गया हो, या कोई ऑप्शन हमें इंफॉर्मेशन मिली हो, उसके बेसिस पे कोई इंपॉर्टेंट हो लेना. ठीक है, वो होती है. तो इसको हम क्या बोलते हैं? नॉन सैम्पलिंग बेसिस. ऑडिट सैम्पलिंग नहीं है, ये नॉन सैम्पलिंग बेसिस होगी जिसमें हम स्पेसिफिकली जाते हैं आइटम्स को सेलेक्ट करते हैं. ठीक है, देखो, evaluation of Sanjeev's understanding. No, Sanjeev understanding is incorrect. Approach adopted by the senior team member is selecting specific items and not audit sampling. First of all, star mark कर लो, क्योंकि ये तो बता दो कि नॉन सैम्पलिंग है, लेकिन ये नहीं बताओगे कि क्या है. बाय सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स, सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स. इसमें कुछ भी वैसा नहीं है कि याद, मतलब नहीं आप समझ पाओगे, लेकिन आपको याद नहीं हो पाएगा या नहीं क्लिक करेगा कि क्या टर्म थी. बाय सेलेक्टिंग स्पेसिफिक आइटम्स. ठीक है, रीजन क्या है 500 530 का? क्या है? देखो, अंडर 530 ऑडिट सैम्पलिंग. ऑडिट सैम्पलिंग के अंदर क्या होता है? एप्लीकेशन ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स टू लेस देन 100% ऑफ द आइटम्स विद इट अ पॉपुलेशन. जैसे कि ऑल द सैम्पलिंग यूनिट्स हैव अ चांस ऑफ सिलेक्शन, इक्वल चांस ऑफ सिलेक्शन. दिस enables the auditor to draw conclusions about the entire population. In the given situation, senior team members selecting items based on the specific characteristics. ठीक है, उसकी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह है. नॉट सेलेक्टिंग आइटम फॉर टेस्टिंग बाय मींस ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग. ठीक है, तो एग्जाम्पल जैसे कि हाई वैल्यू रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन हो गई, सिग्निफिकेंट इंक्रीज आ गया, लीगल एक्सपेंसेस. स्पेसिफिक आइटम सेलेक्टेड इंक्लूड हाई वैल्यू ऑफ आइटम की आइटम्स हो गई. ठीक है, एक्सपेंडिचर एक्सीडिंग 5 लाख, मशीनरी रिपेयर, ये हो गई हमारी हाई वैल्यू के की आइटम्स. द ऑडिटर में डिसाइड टू सेलेक्ट स्पेसिफिक आइटम्स विद इन अ पॉपुलेशन बिकॉज दे आर ऑफ हाई वैल्यू और एग्जिबिट सम अदर कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे कि आइटम्स दैट आर सस्पिशियस, जिनमें सस्पिशियस हो, जो अनयूजुअल हो, पर्टिकुलरली रिस्क प्रोन हो, और हैव अ हिस्ट्री ऑफ एरर. ठीक है, जिसमें क्या हो, एरर की हिस्ट्री, मतलब पहले कुछ एरर हुआ हुआ उसको देखना है, रिस्क प्रोन हो उसको देखना. इसके बाद ऑल आइटम्स ओवर अ सर्टेन अमाउंट. सारी आइटम्स को सर्टेन अमाउंट करते हैं. परचेजेस फ्रॉम रिलेटेड पार्टी से 5 करोड़ की बोली थी,
तो सारी आइटम जो भी कुछ सर्टेन अमाउंट तक कवर्ड होती है, जैसे कि ऑडिटर में डिसाइड टू एग्जामिन आइटम्स whose recorded value exceed a certain amount so as to verify a large proportion of the total amount of the class of transaction of the account balance. ठीक है, आइटम्स जो अपने इन्फॉर्मेशन जैसे कि लीगल एक्सपेंसेस बोली थी यहाँ पे कि 50 की देखेंगे 50,000 की टू अंडरस्टैंड legislation. This is the order में examine items to obtain information about matters such as nature of the entity. Entity का nature क्या है, nature of transaction क्या है. इसीलिए while this procedures provides audit evidence regarding the items tested does not constitute audit sampling because the remaining items in the population at zero chance, उनका तो कोई चांस ही नहीं है. अब उसमें मतलब 5 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए. परचेजेस 5 करोड़ से नीचे वाला क्या करे, मुंह ताके एक दूसरे का, वही करना पड़ेगा इसमें. Zero chance होता है being selected. Consequently, results cannot be projected to the entire population. ठीक है, उसके बाद रिस्क इन्वॉल्व नॉन सैम्पलिंग रिस्क है सबसे पहले तो. ठीक है, नॉन सैम्पलिंग रिस्क इज द रिस्क. कौन सा रिस्क होता है, दैट द ऑडिटर रीचेज एन एररनेस कंक्लूजन, कि वो गलत कंक्लूजन पे तो नहीं पहुंच जाएगा उससे. वो कह रहा है 5 करोड़ से ज्यादा के परचेजेस, कम वाले जो परचेजेस होते हैं उनमें कुछ सिग्निफिकेंट ऐसा आ चाहिए, उन्हीं में घपला वपला कर रखा है ना. The non-sampling risk that audit risk may reach an erroneous conclusions for any reasons not related to sampling risk. जैसे कि relying on inappropriate audit procedures, उन पर rely कर जाना, misinterpret कर लेना audit evidence को, और failing to recognize misstatements in non-selected items, कि हमने misstatement पहचानी नहीं जो हमने select नहीं किया था items. मिस इंटरप्रेट कर जाना ऑडिट एविडेंस को और इनएप्रोप्रिएट ऑडिट प्रोसीजर्स करना. ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे, नॉन सैम्पलिंग रिस्क. calling specific selection sampling just because less than 100% items were checked, ये नहीं होता है. ठीक है, विदाउट इक्वल अपॉर्चुनिटीज है तो वो नॉट सैम्पलिंग. ऑलवेज कोड 500 ऑडिट एविडेंस स्पेसिफिक आइटम सिलेक्शंस एंड 530 ऑडिट सैम्पलिंग. डेफिनेशन ऑफ सैम्पलिंग यूनिट एंड इक्वल चांसेस. सैम्पलिंग इक्वल चांस प्लस प्रोजेक्शन. No equal chance, not sampling, cannot project, not sampling. Okay. Now question number 1B. क्या कह रहे हैं, following is the extraction schedule number 10 of advances as appearing in financial statement of the branch of nationalized bank for the year ending 31st March 2024. बिल्स परचेज कर रखे हैं 50 करोड़ के, कैश क्रेडिट ओवरड्राफ्ट और लोन रिपेबल ऑन डिमांड 150 करोड़, टर्म लोन जो वो 75 करोड़ का है, 275 करोड़ इन टोटल आपके पास है. क्या दे रखा है यहाँ पे, एडवांसेस. In carrying out audit of the above advances, part of statutory audit of the branch, a statutory auditor would obtain evidence about certain matters. State those matters. हमें audit evidence obtain करना पड़ेगा. इनके ना से related advances से related कैसे हम audit evidence ले सकते हैं. In carrying out audit of evidence क्या करेगा, कैसे evidence लेगा. और एक और बात ध्यान रखना, ऑडिट ऑफ ब्रांच हो रही है, ब्रांच सबसे पहले तो हो कि ब्रांच की ही हो, कहीं मतलब दूसरी ब्रांच की ना हो, उसी ब्रांच की हो, या टोटल ना हो एडवांसेस. कोई अनरिकॉर्डेड एडवांस तो नहीं है, एप्रोप्रिएट है ना अमाउंट. लोन डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक कर लो, दूसरे डॉक्यूमेंट्स चेक कर लो, कोई आउटस्टैंडिंग बैलेंस रह तो नहीं गया. और कट ऑफ चेक करो, डेट चेक करो, उसी ईयर का है ना. और जो क्लासिफिकेशन की गई है बिल परचेज एंड ऑल, ये तो सही की गई, इसका इसमें और इसका इसमें तो नहीं कर दिया. क्लासिफिकेशन इज करेक्ट, डिस्क्लोज सही से किया है ना, डिस्क्राइब सही से किया है ना, और अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पॉलिसी किया है ना. स्टैट्यूटरी रिलेवेंसी देखना, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स देखना, आरबीआई की नॉर्म्स फुलफिल हो रहे हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, गैप, ये सबको देखना. ये आपका हो जाएगा एडवांसेस की ऑडिटिंग. देखो, in carrying out statutory audit of the bank branch advances schedule 10, the statutory auditor is primarily concerned with obtaining sufficient appropriate audit evidence regarding the following key matters. सबसे पहले है एग्जिस्टेंस, कि एग्जिस्ट करता. अमाउंट्स इंक्लूड
balance sheet in respect of advances are outstanding at the date of balance sheet. Amounts included in the balance sheet में कौन सा अमाउंट इंक्लूड किया गया है in respect of advances are outstanding and the date of balance sheet उस बैलेंस शीट की डेट पर एग्जिस्ट करता हो. Rights and obligation advances represent valid amount due to the bank उस बैंक ब्रांच का ही हो उसी अमाउंट पे हो from borrowers under active credit agreement. Active credit agreement. ठीक है. There is no unrecorded advances or unrecorded credit disbursements at the period end. Period end में ये तो नहीं कुछ हमें मिल गया हो, अनरिकॉर्डेड क्रेडिट हो, अनरिकॉर्डेड एडवांस रहे तो नहीं गया. अपनी ओनरशिप देख के चलो. अमाउंट जो है वो ड्यू टू बैंक ब्रांच फ्रॉम बोरोवर्स अंडर एक्टिव क्रेडिट एग्रीमेंट और वैल्यूएशन रिकवरेबिलिटी में क्या देखोगे स्टेटेड बेसिस ऑफ वैल्यूएशन एडवांस इज एप्रोप्रिएट. किस बेसिस पे वैल्यूएशन की है उस एडवांस की, वो सही से करी है ना, प्रॉपर्ली करी है ना. रिकवरेबिलिटी ऑफ एडवांसेस इवैल्यूएटेड. प्रूडेंशियल नॉर्म्स देखो. IRAC norms and provisioning appropriate provisions towards advance standard substandard doubtful loan asset have been made in accordance with RBI prudential norms on income recognition, asset classification, provisioning, accounting standards, and generally accepted accounting practices. ठीक है. तो ये सब देखना है. Documentation amounts due to the bank branch are appropriately supported by enforceable law document agreements of mortgages hypothetical deeds. इन सबको देखो. Disclosures and classification advances are properly disclosed, classified, bill purchase, discounted cash rate, overdraft term loan. इसको ढंग से हमने डिस्क्लोज किया गया और क्लासीफाई किया और डिस्क्राइब किया हुआ इन अकॉर्डिंग टू द स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अकॉर्डिंग और आरबीआई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग. ठीक है. तो देखो सबसे पहले एग्जिस्ट करते हो बैलेंस शीट डेट पे सही से हो, उसी टाइम के हो, आउटस्टैंडिंग ना हो और आपकी ओनरशिप हो, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन सबके पास हो, वैलिड अमाउंट हो, एक्टिव क्रेडिट एग्रीमेंट्स हो, कंप्लीटनेस हो, यानी कि कोई भी एग्रीमेंट छूटे ना, कोई भी अनरिकॉर्डेड एडवांसेस या अनरिकॉर्डेड क्रेडिट छूटे ना, जो आपने वैल्यूएशन कर रखी है वो सही तरीके से कर रखी हो, नॉर्म्स के हिसाब से कर रही हो, प्रूडेंशियल नॉर्म्स के, और प्रोविजनिंग एप्रोप्रिएटली बना रखी हो, स्टैंडर्ड एसेट, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल लॉस एसेट जैसे कर रखा हो आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स के अकॉर्डिंग, इनकम रिकॉग्निशन एसेट क्लासिफिकेशन प्रोविजनिंग के अकॉर्डिंग आईआरएसी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग टर्म्स प्रैक्टिसेस. डॉक्यूमेंटेशन में सही से सारे आपके पास डॉक्यूमेंट अप्रोप्रिएटली सपोर्ट रखते हो आपके उस क्लेम पर, चाहे एग्रीमेंट हो, मोर्टगेज हो, हाइपोथेटिकेशन डीड हो. डिस्क्लोजर्स में कैसे सही तरीके से डिस्क्लोजर क्लासिफाई कर रखा आपने अपने एडवांसेस. ठीक है. इन अकॉर्डिंग विद स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट जैसी है रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स. आरबीआई आरएसी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग करनी है भाई, बैंक ब्रांच है, कुछ मजाक नहीं है. तो उस लेवल पे जाओ, जस्ट चेकिंग योर balances and all registers and all. ठीक है. Always mention RBI RAC norms, income recognition, asset classification, provisioning in bank audit, questions on advance. Okay, you have to एक बार रीड करना है, you can और ढंग से समझ लो, पढ़ लो. बैंक ऑडिट इज इम्पोर्टेंट, इसका कोई भी assertion आ सकता है. Now 1C. CAJ is working as an internal auditor in JKL Limited, a non-listed company. The responsibility of internal auditor includes reviewing the financial information and performing detailed tests on transactions and balances. He is also responsible for compliance with laws, regulatory and external requirements. During the year 2023, the services of an employee of company were terminated. Okay. Terminate कर दिया. Said employee had filed a suit against the company in respect of certain compensation dues amounting to 10 lakh. कि भाई 10 lakh नहीं दिए उसने, which were not paid to.
Based upon advice of the legal counsel, the company had made a provisions of 10 lakhs in the financial statement 22-23. However, somewhere in June 22-23 there is an out of court settlement हो गया और एम्प्लॉय को 6 लाख रुपए दे दिए rather than 10 लाख, तो 4 लाख हमारा बच गया. The statutory audit of the company is under progress and audit report has not yet been finalized. जब तक audit report finalize नहीं हुई है, however, how internal auditor shall should have proceeded in situation. देखो वो ऑलरेडी जो है 10 लाख का प्रोविजन बना चुका है, फिर किस बेसिस पे 22-23 पे, लेकिन हमें 23-24 में पता चल रहा है क्या कि आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट हो गई है 6 लाख. और कौन से 22-23, वो भी जून में. और जो ऑडिट ऑफ द कंपनी है वो प्रोसेस में है, अभी प्रोग्रेस में है, काम रुका नहीं है. ऑडिट रिपोर्ट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है. और यानी कि ये 31 March 2023 को एग्जिस्ट करता था. तो क्या हमें एडजस्टमेंट करनी चाहिए? बताओ. इट्स 3 मार्क. बेटा एडजस्टमेंट कर लेनी चाहिए. अभी तक कुछ भी फाइनलाइज नहीं हुआ है, प्रोग्रेस में है. तो अब 10 लाख को, जो आपने 10 लाख प्रोविजन का था उसको काट के 6 लाख कर सकते हो. 6 लाख कर सकते हो, ठीक है. सब्सिक्वेंट इवेंट्स जो क्या होते हैं, ऑकर बिटवीन डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड द डेट ऑफ ऑडिटर्स रिपोर्ट. द फैक्ट हमें पता चल रहा है, हमें यानी ऑडिटर को पता चलता है, ठीक है. तो उस केस में क्या होता है, हमने 10 लाख का ऑलरेडी प्रोविजन बनाया है, 6 लाख देने पड़ रहे हैं, 4 लाख बच रहे हैं. इस तरह आप क्या कर सकते हो, एडजस्टमेंट कर सकते हो. और इसलिए इंटरनल ऑडिटर को मैनेजमेंट से बोलना चाहिए कि रिवाइज कर लो प्रोविजन को, डाउनवर्ड्स कर लो, 4 लाख से कम कर लो, 6 लाख पे लिया इन अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है. देखो AS4 के अकॉर्डिंग क्या होता है. Events occurring after the balance sheet date. Subsequent events are events occurring between the date of balance sheet date and the date on which financial statements are approved by the board. ठीक है, जब अप्रूव हो रही होती है और जो हमारा बैलेंस शीट डेट होता है उसके बीच में कोई भी इवेंट हो रहा होता है, उसको क्या कहते हैं, इवेंट्स ऑकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. सब्सीक्वेंट इवेंट्स, ठीक है. उसके बाद क्या है, द आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट जून 2023 में हुई वो एडिशनल एविडेंस देती है कंडीशंस दैट एग्जिस्टेड इन द बैलेंस शीट डेट. This is adjusting event क्योंकि litigation ये litigated condition employee dispute existed at the balance sheet date and the settlement provides reliable evidence of the actual liability amounting 6 lakhs instead of estimated 10 lakhs. Now since statutory audit is in the progress and financial statements or audit report are not yet finalized. ऑडिट प्रोग्रेस में है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अभी तक फाइनलाइज नहीं हुई है. तो इंटरनल ऑडिटर को क्या करना चाहिए, एडवाइस करना चाहिए मैनेजमेंट को, क्या रिवाइज कर लो, रिड्यूस कर लो प्रोविजंस को डाउनवर्ड्स, 10 लाख से कर लो 6 लाख को फाइनेंशियल स्टेटमेंट 2023 में. इंश्योर दैट द एक्सेस प्रोविजन ऑफ 4 लाख इज रिवर्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022-23 फाइनेंशियल स्टेटमेंट सो दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट क्या हो, ट्रू हो, फेयर हो, व्यू इन द कंप्लायंस विद एप्लीकेबल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. Bring the subsequent settlement to the notice of the statutory auditor and audit committee board also. उनको भी बता दीजिए कि ऐसा ऐसा हो रहा है. इसको आप 23-24 की ट्रांजेक्शन नहीं मानोगे बेटा, क्योंकि अभी तक नॉट येट अप्रूव्ड और ऑडिटेड हुई. एडजस्टिंग इवेंट एंट्रीज मस्ट बी पास इन फाइनेंशियल ईयर 2023, उसी ईयर में जब वो हुआ है तभी तो उसका एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं. अगर अगले ही साल करना है तो उसको एडजस्ट क्यों करेंगे, तो मतलब बात तो एक ही, फिर तो बाद में तो एडजस्ट होएगा ही, वो करेंगे ही. नाउ क्वेश्चन नंबर 1D, दिस इज आल्सो 3 मार्क क्वेश्चन. KST Limited is engaged in manufacturing business. It appoints CAT to provide it an assurance report on its financial statement prepare. Assurance report देनी है. Prepare on the basis of historical financial information. Characteristics of such engagement is that it involves gathering of sufficient appropriate evidence on the basis of which limited conclusions can be drawn. जिसपे limited conclusion draw हो सकता है.
by practitioner. Identify type of engagement. ऑब्वियसली यार, अगर लिमिटेड आप कंक्लूजन दे रहे हो तो आपका क्या होगा, किस टाइप का होगा? राइट, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट होगा। टू अदर फीचर्स ऑफ सच एंगेजमेंट, अब मैं आपको बता दूं लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट के फीचर्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली लो लेवल ऑफ एश्योरेंस मिलेगा, देन द रीजनेबल एश्योरेंस, और आपको प्रोसीजर्स भी कम करने पड़ेंगे। प्रोसीजर्स भी ज़्यादा नहीं होते, यही टाइप होता है, यही फीचर होता है उसका। तो सबसे पहले लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट है, कॉमनली नोन एज रिव्यू एंगेजमेंट। राइट, लिमिटेड एश्योरेंस क्या होती है? रिव्यू एंगेजमेंट इसको ही कहते हैं। रिव्यू लिखोगे तब भी गलत नहीं, दोनों लिखोगे तो बहुत अच्छी बात है। रिव्यू एंगेजमेंट गवर्न बाय SRE 2400 SRE 2410। अदर क्या है? लो लेवल ऑफ एश्योरेंस, इट प्रोवाइड्स अ लोअर या मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस कंपेयर टू रीजनेबल एश्योरेंस और इट एक्सप्रेसिंग कंफ्यूजन नेगेटिव फॉर्म। नथिंग हैज कम टू आवर अटेंशन, नथिंग हैज कम टू, ऐसा कुछ आया नहीं है जिससे मैं कहूँ कि ये गलत है। देखो देखिए, गलत नहीं है कुछ भी, मैं बोले ऐसा कुछ आया ही नहीं है अभी तक कि जो गलत हो, नहीं आ सकता है। Fewer and restricted procedures, मतलब the practitioner performs substantially fewer procedures than audit, primarily relying on the inquiry की है वो, और analytical procedure उस पर rather than detailed substantive testing। substantive testing नहीं होती, खाली analytical procedures होते हैं और inquiries होती है, ज़्यादा कुछ procedures नहीं होते। fewer procedures than reasonable assurance। Audit reasonable assurance, high level but positive form. Review limited assurance, moderate level, negative. Financial statement give true and fair, nothing came to attention. Question number 2A. Return representation. About management's responsibility. Involves confirmation of fulfillment of manager's responsibility in the preparation of financial statement, providing relevant information and also informing what the completeness of transaction is. आपको ये बताना है, जो हम रिटर्न WR लेते हैं, रिटर्न प्रेजेंटेशन लेते हैं कि भाई मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये रहेगी, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी समझता है, उसके बारे में आपको एक्सप्लेन करना है। क्या सबसे पहले कि मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रिपेयर करेगी फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ऑब्वियसली यार, प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अ ड्यूटी एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजमेंट। इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड जो है वो रेलेवेंट होनी चाहिए और कंप्लीट होनी चाहिए, तो ये भी उसकी होती है कि भाई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड एंड कंप्लीटनेस होनी चाहिए ट्रांजेक्शन। रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन दे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे, एक्सेस दे एग्रीड टर्म्स पे, है ना, और सारे ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो रखे हों और रिफ्लेक्ट हो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, यही होता है। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट की प्रिपेयर हमने ढंग से किया है, FRF फॉलो करके किया है, फेयर प्रेजेंटेशन की है, सही से की, रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे अपनी, सफिशिएंट नॉलेज थी उनके पास, प्रिपेयर किया, प्रेजेंटेशन किया, एजम्पशन सही से लगाए हों, ठीक है, यही सब लिखना है। क्या लिखना है? एज पर अंडर ASA 580 रिटर्न रिप्रेजेंटेशन, auditor shall request management to provide written representation confirming fulfillment of its responsibility in two primary areas. सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ऑडिटर शैल रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू प्रोवाइड रिटन रिप्रेजेंटेशन दैट इट हैज फुलफिल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल किया है, उसने प्रिपेयर किया फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के अकॉर्डिंग, इंक्लूडिंग वेयर रेलेवेंट फेयर प्रेजेंटेशन किया, ठीक है, एज सेट ऑन द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। Rationality है, during its responsibility for the preparation of presentation of the financial statement and conduct of business, management possesses sufficient knowledge, उनके पास क्या हो? Sufficient knowledge हो of the process followed by the entity in preparing and presenting financial statement and assertion therein on which based a return representation, ताकि बेस मिल सके रिटर्न रिप्रेजेंटेशन। तो वैसे ही प्रोसेस फॉलो किया हो प्रिपेयर करने में, प्रेजेंट करने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट को और assertions। There are information provided and completeness of the transactions. The auditor shall request management to provide a written representation that it has provided the auditor with all the relevant information and access. उसने सारी ऑर्डर को relevant information दे दी, access दे दी, agreed in the terms of audit engagement, जैसे कि records, documentation, other matters, और all the transactions क्या have been recorded in and are reflected in the financial statement. Completeness assertion को fulfill कर सारी transactions. Thinking written representation substitute audit evidence that doesn't
ये नहीं होता। ऑडिट एविडेंस अपनी जगह, रिटन रिप्रेजेंटेशन अपनी जगह। 580 क्लियर स्टेट्स WR इज ऑडिट एविडेंस बट इट इज नॉट सब्स्टिट्यूट नहीं है। Now, planning includes consideration of the timing of certain activities and audit procedures that need to be completed prior to the performance of the further audit procedures, जो FAP से पहले होना होता है। For example, planning includes the need to consider prior to the auditor's identification and assessment of the risk of material misstatement (ROMM) certain matters, discuss those matters. क्या कह रहे हैं? जब ऑडिटर आइडेंटिफाई करता है, असेस करता है रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, प्लानिंग होनी चाहिए। किस चीज की प्लानिंग? प्लानिंग के अंदर क्या आता है? कंसीडरेशन ऑफ टाइमिंग, सर्टेन एक्टिविटीज, ऑडिट प्रोसीजर्स को जो होने चाहिए प्रायर टू द परफॉर्मेंस ऑफ अदर ऑडिट प्रोसीजर्स। जैसे कि प्लानिंग इंक्लूड्स नीड टू कंसीडर प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। तो अब आपको बताना है प्लानिंग क्या इंक्लूड करती है ROMM के लिए। सर सबसे पहले रिस्क क्या होता है ROMM? हमारा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। सबसे पहले तो मटेरियल क्या है आपके लिए? डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी। और हमें क्या करना है? इसको असेस करना और आइडेंटिफाई करना। तो फिर एनालिटिकल प्रोसीजर्स कि हमें कौन कौन से लगाना है रिस्क को असेस करने के लिए। हमें पता होना चाहिए, जनरल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए हमारे पास किस चीज़ की, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की, जो भी अप्लाई करेंगे हम एंटिटी पे। एक्सपर्ट्स की तो जरूरत नहीं है। कोई फर्दर ऑडिट प्रोसीजर के बाद क्या बोलते हैं, अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स तो नहीं करना, कुछ और है ना। तो ये सब आप लिख सकते हो। प्रायर टू द ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट ऑफ द रिस्क ऑफ द मटेरियल मिसस्टेटमेंट, ऑडिटर को क्या कंसीडर करना चाहिए? एनालिटिकल प्रोसीजर टू बी अप्लाइड। सबसे पहले क्या कि उसको कौन सा प्रोसीजर अप्लाई करना है। परफॉर्मिंग प्रीलिमिनरी एनालिटिकल प्रोसीजर टू आइडेंटिफाई अनएक्सपेक्टेड बैलेंस मूवमेंट और अनयूजुअल ट्रेंड्स, कि कोई भी अनएक्सपेक्टेड बैलेंस नहीं है या अनयूजुअल ट्रेंड तो नहीं आ रहा। ऑब्टेनिंग अ जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ लीगल रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, यानी कि अंडरस्टैंड समझो किस चीज़ को, लॉज को, रेगुलेशंस को जो भी एंटिटी पे अप्लाई करते हैं और वो कैसे एंटिटी जो है उनको कंप्लाई कर रही है। डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, डिटरमाइनिंग ओवरऑल मटेरियलिटी क्या, परफॉर्मेंस मटेरियलिटी इन अकॉर्डिंग टू ऐसे 320। Deciding whether to involve auditors expert और मैनेजमेंट का एक्सपर्ट इन द कॉम्प्लेक्स वैल्यूएशन और टेक्निकल एरियाज पे हमें एक्सपर्ट की जरूरत तो नहीं है। एंड लास्ट क्या है? कंडक्टिंग इंक्वायरीज बिठाना है, ऑब्जर्व करना, इंस्पेक्शन करना, अंडरस्टैंड करना एंटिटी को, उसके इंटरनल कंट्रोल एनवायरनमेंट, है ना, द परफॉर्मेंस ऑफ अदर रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर्स। एंड एंटिटी को समझना, उसके एनवायरनमेंट को समझना बहुत जरूरी है इसको असेस करने के लिए। ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर्स, डिटर्मिनेशन ऑफ मटेरियलिटी, इन्वॉल्वमेंट, माइक्रोसिस्टम, किस चीज़ का, लीगल और रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का, एंटिटी अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड रिस्क असेसमेंट। नाउ टू सी इन एन इनिशियल audit engagement, in the case of inventories के केस में, the current periods audit procedures on the closing inventory balance provide little audit evidence regarding the inventory on hand at the beginning of the period. Therefore, additional audit procedures become necessary so that the auditor may obtain sufficient appropriate auditor and discuss the additional audit procedure. थोड़ा सा ही ऑडिट एविडेंस मिल रहा है हमें क्लोजिंग इन्वेंट्री पे, रिगार्डिंग इन्वेंट्री ऑन हैंड, वो भी एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड। तो क्या एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर करनी जरूरी है? यस है बेटा, जरा सही मिल रहा है, जब खुद ही ने लिखा है यस इट इज इम्पोर्टेंट, इट इज नेसेसरी। और कैसे मिलेगा? सबसे पहले तो बहुत इन्वेंट्री का तो चाहिए था, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट, फिजिकल इन्वेंट्री काउंट है, एंड रिकंसाइलिंग इट टू ओपनिंग इन्वेंट्री क्वांटिटीज ऑफ फॉर रिकंसिलिएशन। कट ऑफ देख लो भाई, है ना।
ग्रॉस प्रॉफिट वगैरह देख लो। उसके बाद इन्वेंट्री में क्या देख सकते हैं हम, वैल्यूएशन, और क्या देख सकते हैं, कंप्लीटनेस, ओनरशिप, है ना। देखो, इन इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, इनिशियली ऑडिट एंगेजमेंट में, टू obtain sufficient appropriate audit evidence regarding opening inventory, the auditor shall perform the following additional audit procedures: observe current physical inventory count and reconcile the current physical quantities back to the opening inventory quantities, rollback procedures. Performing audit procedures on the valuation यानी कि of the inventory items, वेरीफाई करो हिस्टोरिकल कॉस्ट परचेज बिल्स वगैरह। वैल्यूएशन मेथड देखो, फीफो है, लीफो है, वेटेड एवरेज है, क्या है। परफॉर्मिंग ऑडिट प्रोसीजर्स ऑन ग्रोस प्रॉफिट एंड कट ऑफ। एनालाइज करना हिस्टोरिकल ग्रोस प्रॉफिट मार्जिन्स को, टेस्ट करो सेल्स को, परचेजेस, कट ऑफ एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड टू डिटेक्ट इन्वेंटरी मिसस्टेटमेंट। स्टार्टिंग में कैसी थी, क्लोजिंग में कैसी, तो हम फिजिकल काउंट कर सकते हैं, हम ऑडिट प्रोसीजर्स देख सकते हैं, वैल्यूएशन वगैरह, और ऑडिट प्रोसीजर्स कर सकते हैं, ग्रोस प्रॉफिट कट ऑफ। ठीक है।